हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 21 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं। अगालिगा आइलैंड के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे पीएम ग्राम सड़क योजना के बारे में। अभी हाल ही में इस योजना की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कौन से राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया के सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता रहे हैं वो अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं। आईपी कैटलिस्ट इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स की जो अभी एमएसपी है वो जारी की गई है उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष यानी कि 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है और 2025 में ये अध्यक्षता किया है ब्राजील ने। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Agalega Islands, recently seen in the news for their strategic importance in the Indian Ocean, belong to which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हिंद महासागर में अपने रणनीतिक महत्व के कारण हाल ही में खबरों में आया ये जो अगालिगा द्वीप है ये किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स या फिर मालदीव्स। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो अगालिगा द्वीप है ये किस देश से संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है मॉरिशस देश से। आप देख सकते हैं Agalega Island have gained strategic importance amid increasing competition in the Indian Ocean region. So the Agalega Islands are a two-island dependency of Mauritius located in the western Indian Ocean. The islands consist of North Island and South Island connected by the natural sandbank during low tide. So their economy mainly depends on coconut oil exports. And the islands are emerging as an important logistics and maritime surveillance base, enhancing India's reach across the southern and western Indian Ocean. साथ ही हम मॉरिशस की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस के नाम से जाना जाता है और ये एक आइलैंड कंट्री है इन द इंडियन ओशन लोकेटेड अबाउट 1100 नॉटिकल माइल्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। और ये मेडागास्कर जो है उसके ईस्ट में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the primary objective of the mission Sudarshan Chakra as highlighted in the Defense Force Vision 2047? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रक्षा बलों के विजन 2047 में उल्लेखित जो मिशन सुदर्शन चक्र है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड स्पेस कमांड फॉर द मिलिट्री एंड सेकंड टू क्रिएट एन impenetrable layered missile defense system. Third, to build a comprehensive drone force for surveillance या फिर to develop a cognitive warfare action force. आपको बताना है डिफेंस फोर्स विजन 2047 में जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसको हाईलाइट किया गया है। आपको बताना है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका उद्देश्य है टू क्रिएट एन इम्पेनेट्रेबल लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आप देख सकते हैं। So, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh stated that India is on course to become a fully integrated military force capable of projecting power across the Indian Pacific region by 2047. So, the Defense Forces Vision 2047 outlines a roadmap for a future ready Indian military, including the maturation of Mission Sudarshan Chakra. So Mission Sudarshan Chakra जो है, it is designed to act as a national defense shield, and its primary objective is to give the country an impenetrable layered missile defense system to protect critical strategic and civilian assets. So this shield is expected to be operational in the 2030s and will mature during the military consolidation period from 2030 to 2040. So it maintains an approach of multi-alignment and strategic autonomy. And according to the Defense Secretary, strategic autonomy is only achievable through technological sovereignty supported by the Atmanirbhar Bharat initiative, which is transitioning India from a major importer to a global defense manufacturing hub. आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं राजेश कुमार सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the thematic event for the snow leopard conservation program scheduled to be organized as a precursor to the IBCA Summit 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम के लिए विषयगत कार्यक्रम का आयोजन कहां पर निर्धारित है, जो आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2026 के पूर्वगामी के रूप में आयोजित किया जाना है। आपको बताना है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, इवेंट है, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस है भुवनेश्वर ओडिशा, भोपाल मध्य प्रदेश, चंद्रपुर महाराष्ट्र या फिर गैंगटॉक सिक्किम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। सो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम से संबंधित जो इवेंट होगा वो होगा गैंगटॉक सिक्किम में। आप देख सकते हैं, The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is organizing 5 thematic events across India as a precursor to the IBCA Summit 2026. So these events are dedicated to India's 5 wild big cat species. और ये species हैं टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। सो अगर हम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम से संबंधित जो इवेंट है उसकी बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा गैंगटॉक सिक्किम में। एंड द थीम फॉर दिस इवेंट इज सेंटिनल ऑफ द हिमालय, focusing on the conservation of fragile mountain ecosystems and the role of local communities in protecting snow leopards. इसके साथ ही चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करें तो इट विल टेक प्लेस इन द भोपाल मध्य प्रदेश, हाईलाइटिंग India's effort to restore cheetahs and revive grassland ecosystems. लेपर्ड कंजर्वेशन इवेंट की बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में, कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और साथ ही जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो शेड्यूल्ड है फॉर चंद्रपुर महाराष्ट्र, हाईलाइटिंग लैंडस्केप लेवर conservation and efforts in Vidarbha landscape. और जो एशियाटिक लॉयंस हैं उनसे संबंधित ये जो इवेंट होगा वो होगा गिर गुजरात में।
आप ध्यान रखेंगे ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसको इंडिया ने लॉन्च किया है विद द एम टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। और 2026 में जो IBCS समिट है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा जून मंथ के स्टार्टिंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state secured the first place for the maximum use of green technology in rural road construction among large states under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बड़े राज्यों में जो ग्रामीण सड़क निर्माण है उसमें हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है या किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के यूज में जो राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो है गुजरात। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ फ्रॉम बैरुदा सीहोर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश मार्किंग द सिल्वर जुबली ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। During the event, various states were honored for their outstanding performance under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana over the past 25 years. In the category for the maximum use of green technology in rural road construction among large states, Gujarat secured the first place with 98.42% utilization. Tamil Nadu closely followed in the second position with an impressive 98.39% utilization. Then there is Haryana secured third place in this category with 97.92% utilization. साथ ही अगर हम हाईएस्ट रोड लेंथ की बात करें तो मध्य प्रदेश सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस विद 90,766 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स कंप्लीटेड फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दे वर इवेल्युएटेड इन अ सेपरेट कैटेगरी वेयर उत्तराखंड सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस फॉर द मैक्सिमम यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलोड बाय असम एंड मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the title of the book authored by Solicitor General Tushar Mehta, which was recently released by the Union Home Minister Amit Shah? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम क्या है या शीर्षक क्या है जिसका हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द डेमोक्रेसी, सेकंड द बेंच, द बार एंड द विचार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, थर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द ऑफुल या फिर द कोर्ट रूम, द AI एंड द ह्यूमन नेचर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाल ही में जो बुक लिखा है उसका नाम है द बेंच, द बार, द विजियर एंड द लॉफुल एंड ऑफुल। आप देख सकते हैं Union Home Minister Amit Shah released the book titled The Bench, the Bar and the Vijair and the Lawful and Awful. This book is authored
authored by Solicitor General Tushar Mehta in New Delhi. And the book intriguingly captures the humor, satire, and human nature present within courtroom proceedings while maintaining the dignity of the law. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry launched the Intellectual Property Catalyst Initiative? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा आईपी उत्प्रेरक जो पहल है उसको शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं The Ministry of Electronics and Information Technology launched the Intellectual Property Catalyst Initiative along with its digital platform. So, the initiative is being implemented by the Center for Development of Advanced Computing, yani ki CDEC Pune, and it aims to create a digital ecosystem supporting the entire innovation cycle from research and patent generation to commercialization and market deployment. So the initiative seeks to strengthen collaboration among startups, micro, small, and medium enterprises, academia, industry, and Ministry of Electronics and Information Technology organizations. So it also aims to bridge the gap between publicly funded research and industrial adoption. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the CCEA's approval for the marketing season 2026-27, which Kharif crop saw the highest absolute increase in the minimum support price over the previous year. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सीसीई के द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए दी गई मंजूरी के अनुसार किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आपके ऑप्शंस हैं कॉटन, नाइजर सीड, सेसमे या फिर सनफ्लावर सीड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये क्रॉप है सनफ्लावर सीड। आप देख सकते हैं द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस for 14 kharif crops for the marketing season 2026 and 27. So the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. So the highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for sunflower seed at 622 rupees per quintal, and this is followed by the other significant increases like cotton 557 per quintal, Niger seed 515 per quintal, and sesame 500 per quintal.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ब्रिक्स। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स समूह है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ब्रिक्स grouping originally consisted of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And second, the BRICS was formed as a military alliance similar to NATO. Third statement है, the new development bank was established by BRICS countries. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है ब्रिक्स ग्रुप से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो स्टेटमेंट है सेकंड, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो ब्रिक्स ग्रुपिंग is a group of major जो emerging economies हैं उनका, and the term BRIC was initially coined for Brazil, Russia, India and China. South Africa joined the grouping in 2010, after which the name became BRICS. So the grouping promotes such cooperation in areas as trade, finance, development and global governance. And these countries together represent a significant share of the world's population, GDP and trade. So BRICS is mainly an economic and political cooperation platform, and it is not a military alliance like North Atlantic Treaty Organization. So BRICS does not have a collective defense treaty or joint military command. Member nations cooperate on such issues as development, multilateral reforms, and economic coordinations. एनडीबी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया बाय द ब्रिक्स नेशंस इन 2014 and its main aim is to finance infrastructure and sustainable development projects. So the bank provides financial support to emerging economies and developing countries. एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है संघाई चाइना में, एंड ऑल फाउंडिंग ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड टू द बैंक्स इनिशियल कैपिटल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान रखेंगे ब्रिक्स जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग 11 कंट्रीज, और ये कंट्रीज हैं ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ब्रिक्स को फॉर्म किया गया 2009 में। आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत के पास है। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।